अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो लेक्चर है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का, इसमें हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम है। और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, इस ली चैटलियर प्रिंसिपल का इंडस्ट्री पर क्या इफ़ेक्ट है, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हम इसको एप्लीकेबल बना रहे होते हैं, ये हमने सारी चीज़ें इसमें देखनी होती है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल का इंडस्ट्री में क्या इफ़ेक्ट है। पहले तो हमने ये देखना है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल है क्या। पहले तो हमने ये देखना है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल है क्या। तो हम जो पहला पॉइंट है हमारा वो ये है कि व्हाट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। व्हाट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। व्हाट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, हमारा पहला पॉइंट यह है। पहले तो हमें ये पता तो चले कि ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है, फिर हम इसके एप्लीकेशंस की बात कर सकते हैं। जब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, तो हम इसके एप्लीकेशन की बात नहीं कर सकते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल ने हमें ये बताया कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रिएक्टेंट्स है, वो रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं, मिलने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अगर हमारे पास कोई इस तरह की कंडीशन है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो ऐसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। आप अगर पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट समझना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, तो इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इक्वल हो जाता है, बिकम्स इक्वल। किसके इक्वल? टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के अगर बराबर हो जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल का ताल्लुक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बातों में है। ली चैटलियर प्रिंसिपल ने हमसे ये कहा कि अगर एक सिस्टम है वो पहले से ही इक्विलिब्रियम के हालत में है, अब हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की वजह से जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो तब क्या होता है, तो ये जो सिस्टम है ये इसी डिस्टर्बेंस को कबूल नहीं करता है, ये वापस इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है। इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल? ये इफ a system in equilibrium, जो पहले से ही इक्विलिब्रियम में है, is disturbed, इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब किस तरह? बाय एक्सटर्नल फैक्टर। कोई एक्सटर्नल फैक्टर यूज किया, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इसको डिस्टर्ब किया।
द सिस्टम विल क्या करेगा, रीस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रीस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बाय काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट। अब इस डेफिनेशन को हम समझने की तरफ जा रहे हैं ताकि आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि ये मकसद क्या है, क्यों हमसे कहा जा रहा है और क्या हमसे कहा जा रहा है, इसका हमारे रूटीन लाइफ में कोई फ़ायदा भी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें अब हम देखने जा रहे हैं। यहाँ इस सिस्टम में यह है कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट A है, एक B है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, C और D बना रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके C और D बना रहे हैं। अब क्या होता है, अब हमने क्या किया, अब हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। कैसे डिस्टर्ब कर दिया, हमने C को रिमूव कर दिया, प्रोडक्ट C इज रिमूव्ड, इसको हमने रिमूव कर दिया। इसके रिमूव करने की वजह से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज्ड, किस तरफ डिक्रीज्ड हुए, डिक्रीज्ड ऑन प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट के तरफ नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए। जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, सो इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। अब यहाँ क्या हुआ, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। लेकिन ये रिएक्शन जो है इस डिस्टर्बेंस को कबूल नहीं करेगा, ये अब खामोशी से इस डिस्टर्बेंस को सिर्फ देखता नहीं रहेगा, बल्कि अब ये क्या करेगा, ये जो है ये रिएक्टेंट A और B, रिएक्टेंट्स A और B, ये दोनों जो है ये दोनों फिर दोबारा मिलना शुरू करेंगे, स्टार्ट रिएक्टिंग, एक दूसरे के साथ मिलना शुरू करेंगे। जब ये मिलना शुरू करेंगे, क्यों मिलना शुरू करेंगे, टू रीगेन, वापस हासिल करें द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को ये दोबारा हासिल करना चाहते हैं। इस वजह से ये सिस्टम जो डिस्टर्ब हुआ, इसके डिस्टर्ब होने के बाद ये सिस्टम रुकता नहीं है, ये वापस सिस्टम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम के स्टार्ट होने की वजह से फिर इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है। अब ये जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस ये है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इनकी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है, अगर हम इंडस्ट्री में कोई भी हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसा कि अमोनिया है, हम ये बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हमने ये अमोनिया बनाना है। अब इस ली चैटलियर प्रिंसिपल का फ़ायदा ये होता है कि जब हम अमोनिया बनाना चाहते हैं, अब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो इन दोनों के मिलने की वजह से ये फौरन जब अमोनिया बन जाता है, तो अमोनिया के बन जाने के बाद ये जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसका जल्दी इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलता है हमें, प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है और थोड़ी मिकदार में बन जाता है। थोड़ी मिकदार में बनने के बाद ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है।
जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है तो फिर मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि सिस्टम अचीव इक्विलिब्रियम, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है अर्लियर, लेकिन प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा नहीं होती है, बट लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, लेकिन प्रोडक्ट की मिकदार बहुत थोड़ी बनती है। ये अब अच्छा नहीं हुआ, इंडस्ट्री वालों को ये ठीक नहीं लगा, इंडस्ट्री वालों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो रिएक्टेंट यूज़ किया है। अब रिएक्टेंट के बदले में उनको प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं मिला है, उनका रिएक्टेंट ख़राब हो गया है, ये इंडस्ट्रियल उनका नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल की मदद ली जाती है। ली चैटलियर प्रिंसिपल की दो शक्लों में मदद ली जाती है। नंबर वन यह है बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन। चेंजिंग कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। अब इसके इंक्रीज करने की वजह से रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिएक्शन विल मूव करेगा किस तरफ, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन तो अच्छी बात है, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा तो अच्छी बात है। मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये बात तो अच्छी हो गई, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं हुई। क्यों अच्छी नहीं हुई, क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा खर्च हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट खर्च होता जा रहा है, रिएक्टेंट यहाँ पे यूटिलाइज होता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट उस हवाले से नहीं मिल रहा है। तो फिर दूसरा क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा काम हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है इज डिक्रीज्ड, ये अच्छा काम हो गया। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तो कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम में आ गए। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, इन दोनों के इक्विलिब्रियम में आ जाने की वजह से अब मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो अब ये क्या करेंगे, ये जो है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करना शुरू कर देंगे। कैसे कम करना शुरू कर देंगे कि शिफ्टिंग प्रोडक्ट को शिफ्ट करो, बाय शिफ्टिंग प्रोडक्ट इनटू अनदर कंटेनर, किसी दूसरे कंटेनर में, किसी दूसरे कंटेनर में प्रोडक्ट को शिफ्ट करना शुरू कर दो। जब प्रोडक्ट को शिफ्ट करना शुरू कर दोगे तो प्रोडक्ट के साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड
ये तो कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज होने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। तो ये अच्छा नहीं हुआ जब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने की वजह से हमें जो है कोई अच्छा इफेक्ट अब मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब इक्विलिब्रियम यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया तो रिएक्टेंट के साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट के साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाएंगे। रिएक्टेंट्स के साइड के मॉलिक्यूल्स बिकम एक्टिव, वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, बिकम एक्टिव, और कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी। कोलिजन स्टार्ट्स, एक दूसरे से टकराने लगेंगे। एक दूसरे से टकराने की वजह से प्रोडक्ट का बनना शुरू हो जाएगा। फिर रिएक्शन मूव इन कहाँ, किस तरफ, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये अच्छा काम हो गया, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो मोर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ये हासिल हो गया है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के हासिल होने की वजह से इंडस्ट्री वालों को बेनिफिट मिली है। उनको ये बेनिफिट मिली है कि उन्होंने मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल कर लिया, और इस तरह ये इनका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये भी बनेगा। तो हम जिस तरह रिएक्टेंट को कम करना शुरू करेंगे, हम जिस तरह प्रोडक्ट को कम करना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट के बन जाने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया। प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट के बन जाने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया। अब रिएक्शन किस वजह से स्टॉप हुआ? रिएक्शन इस वजह से स्टॉप हुआ कि इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम किस वजह से आया? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन ये दोनों बराबर हो गए। इन दोनों के बराबर होने की वजह से जो रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन हो रही थी, जिसके वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, वो कोलिजन वहां पे रुक गई है। वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रही है। वहां पे इफेक्टिव कोलिजन के ना होने की वजह से अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में तो है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ना बढ़ने की वजह से अब इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम हासिल हो रहा है वो जल्दी हासिल हो रहा है। मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम आ गया। जो ही इक्विलिब्रियम आता है, मजीद प्रोडक्ट का बनना रुक जाता है, इस वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब ये प्रोडक्ट नहीं बनता है तो इंडस्ट्री में ये नुकसान होना शुरू हो गया है। तो फिर लोग क्या करते हैं, इनके नुकसान होने की वजह है कि कोलिजन वहाँ पे रुक गई है। कहाँ पे रुक गई है? रिएक्टेंट के साइड पे कोलिजन रुक गई है। अब हम कोलिजन को वापस स्टार्ट करवाना चाहते हैं। ये सिर्फ उस सेंस में स्टार्ट हो जाएगी कोलिजन जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। अगर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की वजह से यहाँ हमें एक बेनिफिशियल पॉइंट ये मिल जाता है। बेनिफिशियल पॉइंट क्या मिल जाता है? वो ये है कि हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम रिएक्टेंट के साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। इसमें तो हमें एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, हमने मोर रिएक्टेंट खर्च कर दिया है, तो ये तो एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। यहाँ जो प्रोडक्ट बना है, जो अमोनिया बना है, उस अमोनिया की कंसंट्रेशन कम करना शुरू कर देते हैं। अमोनिया की कंसंट्रेशन
को उस कंटेनर से शिफ्ट कर देते हैं। जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर से अमोनिया को शिफ्ट कर देते हैं किसी दूसरे कंटेनर में। अब दूसरे कंटेनर में अमोनिया चला गया और अमोनिया महफूज हो गया। यहाँ पे जो अमोनिया का जगह खाली हो गया, अमोनिया का जगह खाली होने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो रिएक्टेंट वापस कोलिजन स्टार्ट करेगा, क्योंकि रूल ये है अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो रिएक्शन वापस स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन कब स्टार्ट होगा? जब रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करते रहेंगे तो यहाँ पे दोबारा ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। अमोनिया को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। अमोनिया को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करने की वजह से क्या होता है कि अगेन मैक्सिमम इस तरह प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। बहुत कम मिकदार में रिएक्टेंट वो ज़ाया हो जाता है। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से अमोनिया बनना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा अमोनिया मिल जाता है तो इंडस्ट्री में ये एक बेनिफिशियल पॉइंट मिल गया है। दूसरा जो हम यहाँ से इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट लेना चाहते हैं, दूसरा जो बेनिफिट लेना चाहते हैं वो ये है बाय अप्लाइंग प्रेशर। दूसरा क्या है? वो है बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करना चाह रहे, प्रेशर अप्लाई करना चाह रहे हम। यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब प्रेशर के केस में देखें, प्रेशर तो वहाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव उस वक्त है ऑन गैसियस। इफ़ेक्टिव ऑन, कब इफ़ेक्टिव है? ऑन गैसियस स्टेट। प्रेशर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर कब इफ़ेक्टिव बनता है? प्रेशर उस वक्त इफ़ेक्टिव बनता है जब के प्रेशर जहां हम अप्लाई कर रहे हैं वहां पे हमें गैसियस स्टेट अवेलेबल है। गैसियस स्टेट अगर है तो ये अप्लाई करना बेनिफिशियल है। अगर गैसियस स्टेट नहीं है तो फिर ये जो प्रेशर को अप्लाई करना बेनिफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए उसकी वजह यह है कि लिक्विड पर अगर हम कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं या सपोज कोई सॉलिड का पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जैसे कार्बन होता है, तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर के अप्लाई करने की वजह से एक तो ये जो सॉलिड है इस पर प्रेशर असर नहीं करता है, कंप्रेस नहीं होता है, लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है। इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस वैकेंट स्पेस ना होने के बराबर है। जब ना होने के बराबर है हम इस पर प्रेशर अप्लाई भी कर रहे हैं तो इसके प्रेशर के अप्लाई करने की वजह से कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है। जब बेनिफिट नहीं मिल रही है तो उस काम करने का फ़ायदा नहीं है। इस वजह से इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हासिल करने वाले क्या करते हैं, वो प्रेशर को अमोनिया के फॉर्मेशन के दौरान प्रेशर को अप्लाई करते हैं। इसमें ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ ये अमोनिया बन गया है और इसको हम अगर अब ये जो पॉइंट है नाइट्रोजन का, ये भी गैस है, ये जो पॉइंट है ये भी गैस है। आम तौर पे यहाँ जो हासिल हो रहा है ये हम सॉलिड लिक्विड अगर ले लेते हैं कि लिक्विड फॉर्म में हमें मिला है। अब यहाँ हम ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि मैक्सिमम हमने प्रेशर अप्लाई करने। हम फर्ज कर रहे हैं ये जो है ये गैसियस फॉर्म में मिला है, ये भी गैसियस फॉर्म में मिला है
अब इक्विलिब्रियम आ गया। जब इक्विलिब्रियम आ गया है तो रिएक्शन स्टॉप हो गया। जब रिएक्शन स्टॉप हो गया तो ये अच्छा काम नहीं हुआ। क्यों अच्छा काम नहीं हुआ? क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। जब प्रोडक्ट अच्छी मिकदार में नहीं बन रहा है तो इंडस्ट्री वालों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं? इंडस्ट्री वाले शुरू में कंसंट्रेशन को, अमोनिया के कंसंट्रेशन को कम करना शुरू कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के साइड पर जो गैसियस फॉर्म है वहाँ पे प्रेशर बढ़ा देते हैं। जब ये प्रेशर बढ़ा देते हैं तो कोलिजन स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर हम अमोनिया के साइड पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर को कहाँ इंक्रीज किया गया? ऑन अमोनिया। अब अमोनिया के साइड पे हमने प्रेशर बढ़ा दिया। अमोनिया के साइड पे अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। द रिएक्शन यहां बढ़ाने की वजह से रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा। रिवर्स में रिएक्शन, वापस रिएक्शन रिवर्स में चला गया। रिवर्स का मतलब ये है अमोनिया टूट गया, अमोनिया डीकम्पोज, टूट गया है, डीकम्पोज किस में? इनटू रिएक्टेंट्स। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसमें वापस टूट गया। ये तो काम गलत हो गया, कोई अच्छा काम नहीं हुआ है, कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना है, कोई बेनिफिशियल पॉइंट नहीं हुआ है। जब बेनिफिशियल पॉइंट नहीं हुआ है तो फिर अमोनिया के तरफ प्रेशर इंक्रीज करवाना ये कोई होशियारी वाली बात नहीं है। इसलिए इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, पहले अमोनिया को यहाँ से हटा देते हैं। पहले क्या करते हैं, वो अमोनिया को हटा देते हैं। रिमूव अमोनिया, ये अमोनिया को हटा देते हैं। कहाँ? फ्रॉम, अमोनिया को हटा देते हैं फ्रॉम कंटेनर, उस कंटेनर में से हटा देते हैं। फिर कहाँ करते हैं? शिफ्ट कर देते हैं इसको, शिफ्ट इनटू अनदर कंटेनर, किसी दूसरे तरफ हम ले जाते हैं। अनदर कंटेनर, दूसरे तरफ हम इसको ले गए। अब दूसरे तरफ ले जाने की वजह से ये हुआ कि जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा था, जो रिएक्शन मटेरियल मौजूद है, रिएक्शन मटेरियल जहां मौजूद है वहां पे अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सो द अमोनिया कंसंट्रेशन, अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। कहाँ? इन रिएक्शन कंटेनर, जो रिएक्शन का जो कंटेनर है उस कंटेनर में अमोनिया की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब दूसरे लम्हे क्या करते हैं, फिर उसी कंटेनर पर, उसी कंटेनर में क्या बच गया, उस कंटेनर में हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर इज अप्लाइड। अब हाई प्रेशर के अप्लाई करने की वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों वापस कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। इनके कोलाइड करने की वजह से रिएक्शन मूव करता है। किस तरफ मूव करता है? रिएक्शन मूव करता है ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाने की वजह से और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो इस तरह ये एक बेनिफिशियल वर्क हो जाएगा, ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा, इससे बेनिफिट होता है, इससे प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में बनता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं
हम अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है हम ये चाहते हैं कि जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है और जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है और सिर्फ क्लोरीन गैस है, ये दोनों बन गए हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर के अप्लाई करने की वजह से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बन जाएगा, क्लोरीन गैस भी बन जाएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि क्लोरीन गैस ज़्यादा मिकदार में बने, लेकिन ये ज़्यादा मिकदार में अगर इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ गया, अब इक्विलिब्रियम के आ जाने की वजह से ये मज़ीद क्लोरीन का बनना रुक जाएगा। जब मज़ीद क्लोरीन का बनना रुक जाता है तो बेनिफिशियल पॉइंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे फिर क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये करते हैं कि यहाँ पे अमोनिया को उस कंटेनर से निकालना शुरू कर देते हैं। अमोनिया उस कंटेनर से निकलना शुरू कर देता है। जब अमोनिया वहाँ से निकल जाता है, ये क्लोरीन वहाँ से निकल जाता है, क्लोरीन के निकल जाने की वजह से क्लोरीन को किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। जब क्लोरीन को किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं तो इस दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करने की वजह से प्रोडक्ट के साइड पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद इफेक्ट हुई, कम हो गई है। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साइड पर प्रेशर बढ़ाने की वजह से मज़ीद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दो हिस्सों में टूटना शुरू करेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस में। फिर मज़ीद क्लोरीन गैस बनना शुरू हो जाता है। जब मज़ीद क्लोरीन गैस बनना शुरू हो गया तो इस क्लोरीन को फिर निकाल दिया जाता है। जब इस क्लोरीन को फिर निकाल देते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरीन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाता है। इस तरह मिलने की वजह से हम मिनिमम पॉइंट हमारा लॉस में चला जाता है, मिनिमम रिएक्टेंट लॉस में चला जाता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अगर हमें एक और प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनाना है जिसको हम नाइट्रस एनहाइड्राइड कहते हैं, तो ये जो है ये इस तरह दो हिस्सों में आ गया। अब यहाँ भी ये होता है, यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर हमने रख दिया। कंटेनर के रखने के बाद ये जो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड ब्राउन कलर का गैस है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड ब्राउन कलर का गैस है। अगर हम किसी ग्लास कंटेनर में रखते हैं तो नाइट्रस एनहाइड्राइड आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो ब्राउन कलर का गैस बनना शुरू हो जाता है। अब ये जो ब्राउन कलर का गैस बन रहा है, ये ब्राउन कलर का गैस वापस नाइट्रस एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल के रूल्स को फॉलो करना होगा। उन रूल्स में ये है कि हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन के कम करने वाले बेनिफिट को सामने रखना है। हम यहाँ क्या करेंगे, जो ही ब्राउन कलर का गैस बनना शुरू हो गया, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस बनना शुरू हो गया, हम इसको वहाँ से इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं। इसको हम वहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं। इसको जो ही हम वहाँ से निकाल देते हैं, इसको किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं, तो मज़ीद नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस बनना शुरू हो जाता है। इस तरह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। और ये जो बेनिफिशियल पॉइंट्स है, ये सब के सब इंडस्ट्री में जब हो रहे होते हैं, इस दौरान ली चैटलियर प्रिंसिपल अपना बेनिफिट्स शो कर रहा होता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल्स का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमारा टॉपिक है। इसमें हम पहले ये जानना चाह रहे हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल किसे कहते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल के तरफ जाने से पहले हमें इक्विलिब्रियम का मालूम होना ज़रूरी है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट का जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं।
और ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर कोई भी सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के हालत में है और उस सिस्टम को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ज़रिए से। अब यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है इसका क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हम देखना चाहते हैं कि अब क्या हो सकते हैं, तो एक तो हमारे पास हो गया है बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन। एक तो कंसंट्रेशन के चेंज करने की बात हो गई है। दूसरा क्या है? बाय चेंजिंग प्रेशर। जब हम ये दो काम करते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर इसमें कंसिडर होता है, इसको एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। अगर एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है और हम जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, इस एक्सटर्नल फैक्टर के यूज़ करने की वजह से तो जो सिस्टम है ये डिस्टर्ब तो हो गया है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने पर ये सिस्टम रुक नहीं जाता है, बल्कि ये सिस्टम वापस दोबारा इक्विलिब्रियम के हालत में आने लगता है, दोबारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आने लगता है। ये उस इफ़ेक्ट को क्या करता है? उस इफ़ेक्ट को दोबारा ख़त्म कर देता है और इक्विलिब्रियम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता है। उसके लिए एक जनरल इक्वेशन मैंने लिख दिया है a+b और c+d। इसमें हमने क्या किया है, ये जो c है इसको रिमूव कर दिया। c को रिमूव करने की वजह से जो प्रोडक्ट के साइड पर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो जो रिएक्टेंट A और B है ये वापस कोलिजन स्टार्ट कर देते हैं। जब कोलिजन स्टार्ट कर देते हैं, कोलिजन के स्टार्ट करने के बाद फिर इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है। ये जो है ये ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यही है कि हम अगर इंडस्ट्री में अमोनिया बनाना चाहते हैं, हम अगर इंडस्ट्री में कोई क्लोरीन गैस बनाना चाहते हैं, हम अगर इंडस्ट्री में नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस बनाना चाहते हैं, तो हम इस ली चैटलियर प्रिंसिपल की बेनिफिट्स से बेनिफिट हो रहे होते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में आ गया है फौरन इक्विलिब्रियम में आ गया है। हम ये चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम फौरन में ना आए, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका नुकसान ये होता है कि अमोनिया की अमाउंट वो हमें थोड़ी सी अमाउंट मिलती है, वो अच्छी अमाउंट नहीं मिलती है। जब वो अच्छी अमाउंट नहीं मिलती है तो हमारा काम सही नहीं होता है। जब हमारा काम सही नहीं होता है, हमें इंडस्ट्री में इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में नहीं मिलता है, फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं होता है, तो फिर हम इंडस्ट्री वाले दो काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया हासिल करने के लिए या तो वो कंसंट्रेशन चेंज करते हैं और साथ साथ फिर वो प्रेशर को अप्लाई कर रहे होते हैं, प्रेशर को चेंज कर रहे होते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ये दो पॉइंट है। इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसमें जो अमोनिया मिला है उस अमोनिया को यहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं, इसमें से इसको खाली करना शुरू कर देते हैं। जब खाली करते हैं तो इसको दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। दूसरे कंटेनर में डालने की वजह से जो जहाँ पे रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन मटेरियल मौजूद था, रिएक्शन मिक्सचर मौजूद था, उस रिएक्शन मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हो गया। इसके कम होने की वजह से नंबर ऑफ मोल्स इफ़ेक्ट हुए हैं और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब क्या करते हैं, अब जो है यहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इसको एक्टिव करवाने के लिए इनकी कोलिजन स्टार्ट करवाते हैं। इनकी कोलिजन स्टार्ट करने के लिए हम अप्लाई क्या करते हैं, प्रेशर इनको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एक तरफ अमोनिया की कंसंट्रेशन कम कर रहे होते हैं, उसको कंटेनर में कलेक्ट कर रहे होते हैं,
दूसरे तरफ हम रिएक्टेंट के साइड पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साइड पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे होते हैं। जब हम रिएक्टेंट के साइड पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, मैक्सिमम अमोनिया बनता है, मैक्सिमम क्लोरीन बनता है, मैक्सिमम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस बन जाती है। तो इस तरह ली चैटलियर प्रिंसिपल का बेनिफिट्स हमें इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाने में हमें फ़ायदा मिल जाता है। उस सेंस में अगर वो प्रोडक्ट्स जल्दी इक्विलिब्रियम में हासिल हो रहे हैं, अगर जल्दी हासिल भी नहीं हो रहे हैं फिर भी हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा आज का लेक्चर रहा। अल्लाह हाफ़िज़।